क्लैट मॉक टेस्ट एनालिसिस इस टाइम का सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक बन चुका है कि बच्चे मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर गलती से एक मॉक टेस्ट में नंबर आ भी गया तो आगे के सारे मॉक में नंबर कम होते जा रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी से इतने सारे मेल्स, इतने सारे डाउट्स आ चुके हैं मुझे मॉक टेस्ट को लेकर के कि मुझे दोबारा से एक बार और मॉक टेस्ट पे एक वीडियो बनाना पड़ गया है कि मैम पता नहीं क्यों एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस करने का तरीका नहीं पता है, एनालिसिस कर भी रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में हो पा रहा है, दूसरे में नहीं हो पा रहा है, मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल बच्चों का बहुत ज़्यादा एंग्शियस और एंजाइटी में जा चुके हैं बच्चे कि नंबर नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है ना तो इकलौती चीज़ आपके सामने होती है मॉक टेस्ट, जिसके थ्रू आप ये जज कर पाते हैं कि आपने जो पूरी पढ़ाई करी है वो सही से करी है कि नहीं करी है। अगर आपके मॉक में नंबर आते हैं तो आप रिलैक्स रहते हो कि अरे मॉक में तो नंबर आ रहे हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी बढ़िया करी है हमने, जो अभी तक पढ़ा है वो सब काम का पढ़ा है और सही पढ़ा है, तो हम प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि एक ही चीज़ है आपके पास जानने के लिए कि आपकी अभी तक की प्रिपरेशन कैसी रही, सही चल रही है या नहीं चल रही है। बट अगर उसी में आपके नंबर कम आ जाए, उसी में मार्क्स गिरने लग जाए, 120 क्वेश्चन में से बच्चे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, 25-30 तो गलत हो जा रहा है, तो करना क्या है यार। ये बहुत सीरियस इशू है और मैं इसको सीरियसली सॉल्व करना चाहती हूँ, दिल से सॉल्व करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बच्चों के डाउट है, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मास की प्रॉब्लम है, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। तो चलो जानते हैं कि अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूँ, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूँ या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ, सेम गोज विद आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा जीके जीएस में ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की कोई चीज़ होती नहीं, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट करने की बहुत सारा स्कोप होता है। सो दैट इज़ वाई मैं आपसे ये सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे आप लीगल में लगाओ, क्रिटिकल में लगाओ या इंग्लिश में लगाइए, तो क्वेश्चन की बात तो ये तो खैर क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है कि क्रिटिकल में इतने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा आते हैं और लीगल में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बात करूँगी अगर मैं यहाँ से, तो दो चीज़ें होती हैं। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, या तो आप बहुत फास्ट होते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, जल्दी करते जाते हैं, या तो आप बहुत स्लो होते हैं। फास्ट हैं तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे आता है यार, ये तो मैं कर ही डालूंगा। अब आप उसमें फास्ट हो गए, सिली मिस्टेक कर दी, इतना सा एक आध ऑप्शन में गड़बड़ करके चले गए। अच्छा, टू स्लो है तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब आप बहुत स्लो हैं। अब आप पढ़ने की जो नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए उससे एकदम स्लो हैं, तो आप उलझ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन गलत होगा। पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपना टाइम ट्रैक करना है कि सही तरीके से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, क्या बहुत स्लो हो या बहुत फास्ट हो। इस चीज़ को आपको थोड़ा मैनेज करना है आज से, एज ऑफ नाउ, अगर आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा काम क्या करना है मैम, दूसरा काम है कि कैटेगराइज योर क्वेश्चंस, वॉट एवर द सब्जेक्ट, इट्स लीगल, फिर से मैं बता रही हूँ लॉजिकल और इंग्लिश के साथ सेम जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक लॉजिकल का ही, आपको क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक ऑप्शन रखती हूँ यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन से अलग अलग टाइप का आता है। इन्फरेंस का क्वेश्चन आता है, अजम्पशन का आता है, स्ट्रेंथन वीकेंड का आता है, कंक्लूजन हो गया, या फिर आपका पैराडॉक्स या मेन आइडिया, ये क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इसका टेबल बना लेना है, हालांकि ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। टेबल बनाएंगे तो आप पैसेज लिखिए यहाँ पर कि किस पर पैसेज था। अच्छा, पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि किस टाइप का पैसेज ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लेते हो। क्या आप इकोनॉमी बेस्ड पैसेज ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लेते हो? ठीक है, क्या आप हॉट टॉपिक्स पे बेस्ड सॉल्व कर लेते हो? या फिर आपका कोई ऐसे जनरल टॉपिक्स होते हैं कि क्लाइमेट हो गया, ये सब हो गया, इन सब पे आप सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, इसको कैटेगराइज करिए, और जो नहीं कर पाते उसको इम्प्रूवमेंट करिए। सीधी सी बात है, उस टाइप के पैसेजेस पढ़ना शुरू करो, एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो। बहुत लोगों को इकोनॉमी बेस्ड नहीं आता है, उस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन टाइप लिखो, मान लो यहाँ पर मैंने लिख लिया, पहला क्वेश्चन हो गया मेरा कंक्लूजन, दूसरा हो गया मेरा अजम्पशन, ऐसे लिख लिया। अब वो करेक्ट है या रॉन्ग, करेक्ट वाला छोड़ दो, करेक्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, रॉन्ग हो रहा है तो वहाँ पे लिखिए कि ये रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लिया आपने और क्यों रॉन्ग हुआ, ये आपको पता लगेगा। आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन को करना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को करना है, ये ग्राफ बनाना है। इससे बेटा बहुत इंप्रूवमेंट होगी। सिर्फ 50 मॉक टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इंप्रूवमेंट ऐसे होती है, एक ही मॉक टेस्ट को इस तरीके से एनालिसिस कर दो ना कि आने वाले 50 मॉक टेस्ट का काम एक ही मॉक टेस्ट में सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसी का हम डेयर नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ही हिम्मत आपको जुटानी है, और ये हिम्मत अगर आपने जुटा ली तो 1 लाख बच्चों से अलग हो जाओगे आप, इतना ध्यान रख लेना।
अब एरर डायग्नोसिस, ये रोने वाला इमोजी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप रो रहे होते हो, जब आपसे चीज़ें गलत हो रही होती हैं, जब नंबर नहीं आ रहा होता है, मार्क्स डाउन हो रहे होते हैं, तो ऐसे ही रो रहे होते हैं आप लोग। अभी इसको मैं हैप्पी इमोजी में भी कन्वर्ट करूँगी, बताऊँगी कैसे होगा। सो आपका एरर डिटेक्शन क्या है? फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन और गेस्ट क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मल्टीपल क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं बच्चे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये तो आया है मेरे पास क्वेरी, 30-25 क्वेश्चन तो इसमें से रॉन्ग कर दे रहे हैं। क्यों रॉन्ग हो रहा है बेटा? क्यों रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि या तो आप इसको गेस कर ले रहे हो या तो आप सिली मिस्टेक कर दे रहे हो। रॉन्ग होने का 2 ही रीज़न होता है, या तो आपने गेस करा है या तो आपने सिली मिस्टेक करा है। अब इसको आप एनालाइज करिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे एनालाइज करें मैम? पहला है कॉन्सेप्चुअल एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर क्या होता है कि आपको वो टॉपिक आता ही नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस टॉपिक में, आपने पढ़ा है, हल्का फुल्का पढ़ा है, भूल जा रहे हैं, तो रिवाइज दैट टॉपिक, पहली चीज़ है। दूसरा है मिसलीडिंग एरर्स। डिड आई स्किप नॉट अ मिसलीड और मिसलीड एन ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब क्या है? मिसलीडिंग एरर का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे 90% में भी है ना कि अरे यार क्यों स्किप करे, करूँ कि नहीं करूँ, चलो आंसर ही मार्क कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पूरा पैसेज पढ़ लिए हैं, टाइम लगा दिए हैं। आप इस बात को मार्क करना है, इस वाली लाइन को, कि आपको लगता है कि आपने टाइम लगा दिया है, पैसेज पढ़ लिया है, तो अब आपको इसको स्किप किया नहीं जाता है, और इस चक्कर में आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं उससे और उसको मार्क कर देते हैं कि अरे 90% लग रहा है, मार्क कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है बेटा, इससे बड़ी गलती कोई है ही नहीं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक है आप सभी बच्चों का, तो इसको आप सॉल्व करिए। एलिमिनेशन एरर, एलिमिनेशन बार बार मैं सिखाती हूँ बेटा कि आप एलिमिनेट करके आप जंग जीत सकते हैं, आप क्लैट के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, और अगर आपको एलिमिनेट नहीं करने आया तो आप क्लैट के एग्ज़ाम को लूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आते हुए भी। और ये मैं डेली क्लास में सिखाती हूँ आपको, जाके देखिएगा ज़रूर। क्या आप फेल हो जा रहे हैं वीक एंड इररेलेवेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में? ध्यान दीजिएगा, अगर आप फेल कर जा रहे हैं तो इसको आपको इम्प्रूव करना है। टाइम प्रेशर है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कि 120 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा जाए। सारे क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट ही नहीं करने, बार बार मैं बोलती हूँ आपको सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आ रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर के 120 तक के सारे क्वेश्चन तक आपको जाना है। ज़रूरी नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपकी नज़र में सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा कब होगा? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़े में मूव ऑन करिए, अगले क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस, कभी कभी क्या होता है ना, हम आगे की इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 1 से 90 तक सॉल्व करते हैं, और पहली बात ज़रूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना है। जहाँ से आता है 50वां क्वेश्चन आ रहा है, 60वां क्वेश्चन आ रहा है, 70वां आ रहा है, जो भी आ रहा है वहाँ से पेपर को शुरू करिए, कोई ज़रूरत नहीं है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़। और जो आपका ईजीएस्ट सेक्शन है, जो आपका बेस्ट सेक्शन है, वहाँ से स्टार्ट करें। रीसॉल्व विदाउट टाइमर। अब जो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया है, उन सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट बेटा 2 टाइम्स आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी आपका ये सेम चीज़ एलआर और क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश के साथ आपको सेम काम करना है, ठीक है। दोबारा करना है, सॉल्व करना है, और देखना है कि इज देयर इज ए इशू इन स्पीड और प्रेशर। क्या ये क्वेश्चन आपको आता था और आपने सिर्फ स्पीड और प्रेशर की वजह से गलत कर दिया? पहली चीज़। दूसरा हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो। सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, जब बिना टाइमर के आराम से बैठ के सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें कैटेगराइज करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना टाइमर के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अगला है बिल्ड अ रिव्यू नोटबुक। अब एक नोटबुक बनाना है प्रॉपर आपको बैठ करके, ठीक है, कि 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपके रॉन्ग हुए हैं, क्यों रॉन्ग हुए हैं, पैसेज समरी उसका प्रॉपर लिखिए, ठीक है, कि आपने गलत ऑप्शन चूज़ करा, क्यों गलत हुआ, सही ऑप्शन चूज़ कर रहे थे, क्या आप इसी में आप सिली मिस्टेक कर रहे थे, क्या आप इसी में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ये सारी चीज़ों को सोचिएगा और एक रिव्यू नोटबुक बनाइएगा। एंड देन द फाइनल स्टेप जहाँ पर आप खुश हो जाएंगे, डेफिनेटली ये चीज़ करके देखिएगा जो आज मैंने बताया है। आफ्टर 4 to 5 मॉक्स आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि डू यू ऑफन मिस प्रिंट अजम्पशन क्वेश्चंस, क्या ये क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं? डू यू गेट स्टक बिटवीन 2 चूज क्लोज ऑप्शंस, ठीक है। डू यू स्पेंड टू मच टाइम रीडिंग पैसेज इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस, तो यानी कि पैसेज को ही पढ़े जा रहे हैं। कई बच्चे तो 5-5 मिनट तक पैसेज पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, वो टाइम निकल जा रहा है। आपको पहले क्रिस्प पढ़ना है, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, फिर जा करके इन डेप्थ देखना है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन पढ़ करके फिर आपको पैसेज को पढ़ना है, सिर्फ पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, नेवर। प्रो टिप्स क्या है? एक्टिव रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग एक्टिव होनी चाहिए, एकदम
इधर उधर दिमाग लगा हुआ है ऐसे नहीं करना, बिल्कुल फोकस होकर के रीडिंग करोगे, 3 मिनट 2 मिनट के अंदर पूरा पैसेज रीड कर जाओगे। 450 वर्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, प्रेडिक्ट पॉसिबल क्वेश्चंस टाइप इन योर माइंड। जैसे कि मान लो जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये वाला अजम्पशन वाला पॉइंट हो सकता है, ये कंक्लूजन हो सकता है। लास्ट में हमेशा ऑथर आपको कंक्लूजन बता के जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खुद से ही क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना है। जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करिए। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑलवेज एलिमिनेट 2 ऑप्शन फर्स्ट देन कंपेयर द रिमेनिंग 2, यानी कि सबसे पहले आपको 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। फास्ट कैसे करोगे बेटा, ऐसे ही तो फास्ट करोगे ना, जब 2 फालतू के ऑप्शन, इररेलेवेंट ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर देंगे तभी तो 2 लास्ट ऑप्शंस पे पहुंचेंगे जिसमें आप सारा दिमाग लगा रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के चक्कर में फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। टाइम कैप, नेवर स्पेंड मोर देन 8 to 9 मिनट्स पर पैसेज, ये बहुत ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर 8 to 9 गलत लिख गया है, यहाँ पर 5 to 6 बोला है मैंने, ठीक है। अब ये पर पैसेज सेट का मतलब क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व एंड ऑल सब करने के बाद। सेक्शनल प्रैक्टिस, डू मिनी LR, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, 3 पैसेजेस 15 मिनट फॉर स्टेमिना। तो एवरी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का आपको 3-3 पैसेज, 5-5 पैसेज तो लगाना ही है। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप सो कि इस चीज़ को आप 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, तो आप सभी बच्चे इस पर रीच आउट कर सकते हैं। और ये अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो मैं कर ले रहा हूँ बट फिर भी अभी भी मुझे बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अभी तक नहीं आ पाई है, तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत आएगी तो आप विक्ट्री बैच ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है और लास्ट के 3 महीने में उनको सारी पढ़ाई करनी है, सब जानना है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये बैच उसी के लिए डिसाइड हो रखा है, डिज़ाइन हो रखा है। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड विच इज़ SM Live। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और फ्री मेंटोरशिप दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन मेल ID फॉर काउंसलिंग, और अपना नंबर दे दीजिएगा सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर टुडेज सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।